आजकल हर कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की बात करता है या कम से कम खेल रहा है। और इस वजह से आजकल टी20 फॉर्मेट में 200 रन्स करने के बावजूद टीमें महफूज नहीं होती हैं। आजकल 200 रन्स 190 टी20 फॉर्मेट का एक नॉर्मल स्कोर बन चुका है। और यही वजह है कि दुनिया की तमाम टीमों के जो बैटर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट आसमानों को छू रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि हम स्ट्राइक रेट की बात तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसे प्लेयर ही तैयार नहीं कर सके जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना वो स्ट्राइक रेट बरकरार रख सकें जो कि वो पाकिस्तान के नेशनल टी20 कप में, PSL में या फिर डोमेस्टिक इवेंट्स में बरकरार रखते हैं। और इसी वजह से हमने शायद उस अंदाज में तैयारी नहीं की है, बल्कि स्ट्राइक रेट को हमारे यहाँ स्ट्राइक रेट फोबिया बना दिया गया है। हर कोई स्ट्राइक रेट की बात तो करता है, चंद एक खिलाड़ी इसकी जद में भी आते हैं, लेकिन इस हवाले से हकीकत कोई नहीं जानता। इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूं जो दर हकीकत पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप हो सकती हैं कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो पाकिस्तान की ज़रूरी चीज़ें हैं पहले वो करना थी, जैसा कि सैम अयूब पाकिस्तान टीम में उन्होंने कुछ वक्त लिया लेकिन बहरहाल वो सेट हो गया। इस तरह कुछ और प्लेयर्स को भी सेट करना चाहिए था। हमारा ये रहा कि हम ज़्यादा नए प्लेयर्स तैयार नहीं कर सके। अब उसकी वजह ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स को महज एक दो छक्कों की वजह से, एक दो इनिंग्स की वजह से सीधा पाकिस्तान टीम में पहुंचा दिया गया। उनके ऊपर काम नहीं किया गया, उनकी तकनीक के ऊपर काम नहीं किया गया, उन्हें पाकिस्तान ए के साथ ज़्यादा नहीं रखा गया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर फ्लॉप हो गए। इसकी कई मिसालें हैं, हैदर अली हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मौजूदा वक्त में हसन नवाज़ और अब्दुल समद की मिसाल दी जा सकती है। और इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि 2019 में जब बाबर आजम कैप्टन बने से तब से अब तक पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा 39 प्लेयर्स को टी20 इंटरनेशनल कैप दी है, लेकिन उनमें से महज एक दो ही सेट हो सके हैं। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारा जो सिस्टम है वो इंतहाई ज़्यादा नाकारा है और प्लेयर्स को सिर्फ खुश फहमी में टीम में शामिल कर लिया जाता है, बजाय इसके कि उसको पहले पूरा तैयार किया जाए। और यही वो चीज़ है जो कि मैं इस रिपोर्ट में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा गलत अंदाजे लगाए हुए हैं। हम अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं, हक़ाइक़ नहीं देखते और उसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट फोबिया है वो बाबर आजम के हवाले से है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बाबर आजम को बहुत सपोर्ट करते हैं। यकीन मानिए कि मैं भी आपकी तरह ही बाज़ औक़ात सोचने लगता हूँ, लेकिन जब मैं रियलिटी देखता हूँ तो मैं रियलिटी का साथ देता हूँ, बजाय इसके कि जो एक परसेप्शन बनी हुई है या सोशल मीडिया पर जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसका मैं खामखा या जानबूझकर हिस्सा नहीं बनता। आपके सामने भी स्टेट रख रहा हूँ, अगर आप वाकई ही हकीकत पसंद हैं और दयानतदार हैं, किसी से बोग्ज़ नहीं रखते, तो ये बात आपको बआसानी समझ आ जाएगी। बाबर आजम को हालिया अरसे में ये कहा गया कि ये टी20 प्लेयर नहीं है और उसकी मैं आपके सामने मिसाल रखना जा रहा हूँ कि मौजूदा वक्त में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद पाकिस्तान के तमाम टॉप बैटर्स, जिनमें सैम अयूब हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद हारिस हैं, फ़खर जमान हैं, इनका स्ट्राइक रेट हर सीरीज़ के एतबार से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो फिर आपको सही अंदाज़ा हो सकेगा कि दर हकीकत हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पहले बाबर आजम की बात करूँ, ये तमाम वो सीरीज़ हैं टी20 वर्ल्ड कप समेत जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद खेली गई। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ अप्रैल 2023 में खेली गई, उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 146 से ज़्यादा रहा, 146, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट है। और टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद जो पहली सीरीज़ अफ़गानिस्तान के साथ थी उसमें बाबर आजम को भी रेस्ट दिया गया था, रिजवान को भी, शाहीन को भी, उसमें वो शामिल नहीं थे। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में अगली सीरीज़ खेली जिसमें 142 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने रन्स किए, दूसरे टॉप स्कोरर भी थे सीरीज़ के। फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई अप्रैल 2024 में, इसमें 138.88 लगभग 139 के करीब स्ट्राइक रेट से रन्स किए। फिर पाकिस्तान आयरलैंड गई माए में, उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 148 रहा। फिर इंग्लैंड गई, वहाँ पर बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है 141 रहा। और टी20 वर्ल्ड कप में जहाँ बहुत सारे और प्लेयर नाकाम हुए, वहाँ बाबर आजम भी नाकाम थे, 101 उनका स्ट्राइक रेट रहा।
फिर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 142 से ज़्यादा रहा, जबकि साउथ अफ्रीका में बाबर आजम ने जो आखिरी सीरीज़ खेली उसमें उनका स्ट्राइक रेट 129 रहा। यानी कि इस अरसे में बाबर आजम ने जो सीरीज़ खेली हैं 8, उनमें से 5 में उनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा है, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2022 तक बैटिंग बेहतर करते थे, बड़े स्कोर्स कर रहे थे, उनकी एवरेज 50 के इर्द गिर्द थी, लेकिन अब उनकी जो एवरेज है इस अरसे में वो गिर कर 35 के करीब आ गई है। स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है, एवरेज कम हुई है, ज़ाहिर है थोड़ा सा रिस्क लिए हैं तो उसकी वजह से उनकी जो विकेट है जल्दी गिरी है। अब यहाँ पर मैं कुछ पाकिस्तान के बैटर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने रख रहा हूँ कि बायलैटरल सीरीज़ में जो इस अरसे में पाकिस्तान के बैटर्स हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 को निकाल लें, जो बायलैटरल सीरीज़ हुई हैं उसमें फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा 149 है, साम अयूब का 143, बाबर आजम का 142 और इफ्तिखार अहमद का 141। ये सिर्फ 4 ही बैटर्स हैं जो कि इस अरसे में 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स कर सके हैं। बाकी तमाम पाकिस्तान के बैटर्स का स्ट्राइक रेट इससे खासा नीचे रहा है और ये वो बैटर्स हैं जिन्होंने कम से कम 100 रन्स किए हैं। 100 रन्स के मुताबिक मैंने बनाया, कम से कम 100 रन्स करने वाले बैटर्स को शामिल किया है इन तमाम सीरीज़ में। उसके बाद अब यहाँ पर कंपेयर किया है तमाम ओपनर्स का या टॉप ऑर्डर का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सीरीज़ खेली गई वो साम अयूब की पहली सीरीज़ थी, 115 उनका स्ट्राइक रेट रहा। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 132 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई, वहाँ 130 उनका स्ट्राइक रेट रहा। फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, 129 उनका स्ट्राइक रेट रहा। यानी कि पहली चारों सीरीज़ में उनका स्ट्राइक रेट 135 से नीचे रहा। उसके बाद आयरलैंड में 151 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन इंग्लैंड में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 28 रहा। फिर T20 वर्ल्ड कप में 79 रहा, जो कि बहुत ही कम है, और दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें T20 फॉर्मेट में मुंतखब नहीं किया गया था। जिसके बाद जिम्बाब्वे में 166 के स्ट्राइक रेट से खेले और साउथ अफ्रीका में 179 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो आखिरी 2 सीरीज़ में और आयरलैंड में उनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा है। उसके अलावा बाबर आजम की स्टेट्स आपके सामने हैं। फ़खर जमान की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो 3 सीरीज़ में उनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा, जबकि 3 सीरीज़ में उससे कम रहा। इस तरह मोहम्मद रिजवान 8 में से सिर्फ 1 सीरीज़ में अपना स्ट्राइक रेट जो कि दौरा आयरलैंड में 140 से ऊपर रख सके, जबकि हारिस रऊफ़ का किसी भी सीरीज़ में स्ट्राइक रेट 100 के बराबर भी नहीं है। यानी कि हर सीरीज़ में जो 3 सीरीज़ खेली हैं सरसे में सबसे कम है। अलबत्ता न्यूजीलैंड का मौजूदा टूर जारी है जिसमें उसका 68 स्ट्राइक रेट है। तो यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 62% सीरीज़ में अपना स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रखा है। यानी कि 8 में से 5 सीरीज़ में उनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा। फ़खर जमान का 6 में से 3 में 50%, साम अयूब का 9 में से 3 सीरीज़ में स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा, यानी कि 33%। मोहम्मद रिजवान का 8 में से सिर्फ 1 सीरीज़ में स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा, लेकिन वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिनकी एवरेज 40 से ज़्यादा रही और उन्होंने हकीकी मानों में एक एंकर प्लेयर का किरदार अदा किया और उनका जो तनासब है वो सिर्फ 12% है। जबकि मोहम्मद हारिस ने 3 सीरीज़ खेली, किसी में उनका स्ट्राइक रेट 100 के करीब भी नहीं रहा। तो ये वो हक़ाइक़ हैं, जो अदाद शुमार हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम किसी एक खिलाड़ी के बॉक्स में हमेशा उसी को टारगेट करें। हक़ाइक़ आपके सामने हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद सबसे ज़्यादा तनासब के साथ जो स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो बाबर आजम खेले हैं, लेकिन आज हम ये समझ रहे हैं कि वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। दर हकीकत अब पाकिस्तान को आगे अगर सेट करना है तो आपके 3 प्लेयर हैं जो कि हर मुश्किल सीरीज़ में होने चाहिए, साम अयूब, फ़खर जमान और बाबर आजम। इनके गिर्द आपकी बैटिंग लाइन घूमती है। आपने जो बाकी प्लेयर ट्राई करने हैं इनके साथ करने हैं, और जब आपको लगे कि सीरीज़ आसान है, जैसा कि बांग्लादेश के साथ होम सीरीज़ है, इसमें आप बाबर आजम को या इन 3 में से किसी एक को रेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह रोटेशन पॉलिसी इख्तियार की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि सिर्फ गलत फैसले किए जाएँ, सिर्फ अपनी बॉक्स की वजह से, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की वजह से हम खिलाड़ी के बारे में राय कायम कर लें। तो ये बिल्कुल गलत है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।